दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी फूस की रात। मित्रों, प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन पर कई उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। प्रेमचंद को किसान जीवन का महान चित्रा कहा जाता है। उन्होंने किसानों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। इन रचनाओं में उनकी सहानुभूति गरीब और मेहनतकश किसानों के साथ है, किंतु वे किसानों के जीवन में व्यापक नकारात्मक पक्षों को भी उजागर करते हैं। आरंभ में प्रेमचंद अपनी रचनाओं में कोई न कोई आदर्शवादी हल पेश करते थे, लेकिन बाद में आदर्शवाद का स्थान यथार्थवाद ने ले लिया। वे मानने लगे कि किसी समस्या का कोई कृत्रिम हल पेश करने के बजाय उसे पूरी तीव्रता और ईमानदारी से प्रस्तुत करना ही रचनाकार के लिए पर्याप्त है। यह कहानी प्रेमचंद की इसी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। मित्रों, प्रस्तुत कहानी पूस की रात को प्रेमचंद जी ने सन 1930 में माधुरी में प्रकाशित कराया था। तब तक प्रेमचंद का यथार्थवादी दृष्टिकोण पूर्ण रूप में स्पष्ट हो गया था। इस कहानी की शुरुआत पारंपरिक कथा शैली का निर्वाह किए बगैर होती है। कहानी सुनाने वाली पारंपरिक शैली, जिसका उपयोग प्रेमचंद ने भी शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियों में किया था। फूस की रात कहानी का आरंभ एक सूचना से होता है कि हल्कू ने आकर अपनी स्त्री से कहा। आइए मित्रों, सर्वप्रथम कहानी को पढ़ते हैं और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी, हल्कू की पत्नी मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्मल कहां से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? मित्रों, माघ पूस हिंदी महीनों के नाम है, जिन्हें क्रमशः माघ और पौष कहा जाता है। बिना कंबल के जाड़े के दिनों में रात खेतों पर गुजारना कठिन होगा, इसलिए मुन्नी पैसे देने का विरोध करती है। वह कहती है, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। मित्रों, उसका नाम तो था हल्कू, लेकिन उसका शरीर जो था वह भारी भरकम था। वह स्त्री के समीप गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? मित्रों, खैरात अर्थात दान न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। बाकी अर्थात उधारी। मैं कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह शहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी में एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। मित्रों, कहानी के इस प्रथम भाग में यह स्पष्ट होता है कि हल्कू जैसे गरीब किसान के लिए खेती कितनी मुश्किल होती जा रही थी। यहाँ तक कि वे यह भी सोचने लगते हैं कि क्यों न किसानी छोड़कर मजूरी की जाए।
कहानी का शेष अंश किसान की इसी मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है। कहानी के दूसरे भाग का आरंभ हल्कू के खेत से होता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों को एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद यह ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबड़ा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास आ जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू कहता है, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके बैठा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। मित्रों, यहाँ हल्कू के माध्यम से प्रेमचंद समाज के एक बहुत बड़े अंतर्विरोध को उजागर कर यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों है कि मेहनत करने वाला किसान तो भूखा सोता है और उसकी मेहनत का फल भोगने वाले लोग मजे करते हैं। जाहिर है हल्कू के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। वह तो इसे तकदीर की खूबी ही मान रहा है। हल्कू की इस मानसिकता की तुलना अगर कहानी के आरंभ में मुन्नी की बातों से करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों एक सी ही बात सोच रहे हैं। अगर हमारी मेहनत दूसरों के पास ही जानी है तो खेती से जुड़े रहने का क्या लाभ। कहानी का अगला हिस्सा हल्कू की जाड़े से बचाव की कोशिश के रूप में सामने आता है। पहले वह चिलम पीता है, फिर चादर ओढ़कर सोता है, तब भी सर्दी से बचाव नहीं होता तो वह अपने कुत्ते को अपनी गोद में सुला देता है। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने
उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हरकू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई 1 गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। कांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। मित्रों, दोहर अर्थात दोहरी सिली हुई चादर। तो एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अवाल के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसको सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था।
उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना ऐसूक जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा, चुभने वाला, बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अकर्मण्यता अर्थात आलस्य। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मंडैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। मित्रों, हल्कू के खेत में नील गायों का झुंड घुस आता है, जिनकी आहट पर जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर भागता है। हल्कू को भी लगता है कि जानवरों का झुंड खेत में घुस आया है। फिर उनके कूदने दौड़ने की आवाजें भी आने लगती है और फिर खेत के चरने की भी, लेकिन हल्कू नहीं उठता। वह अपने मन को झूठी दिलासा देते हुए सोचता है कि जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। जबरा लगातार भूंकता रहता है, लेकिन हल्कू को आलस्य घेरे रहता है। एक बार वह उठता भी है, 2-3 कदम चलता है, लेकिन ठंड के तेज झोंके के कारण वह फिर अलाव के पास आके बैठ जाता है और नील गायें पूरे खेत को नष्ट कर डालती हैं। मित्रों, यहाँ प्रश्न उठता है कि हल्कू अपनी फसल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या वह आलसी है? क्या वह ठंड के मारे इतना परेशान था कि अपनी फसल का नष्ट होना भी यह सर्दी के मुकाबले बर्दाश्त कर सकता था? स्पष्ट ही कारण ये नहीं है। कारण, जैसा कि कहानी से साफ है, हल्कू की वह मानसिकता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आखिर वह अपनी फसल की रक्षा किसके लिए करे? क्या सिर्फ महाजनों को लुटाने के लिए? अगर उसकी मेहनत सूदखोरों और जमींदारों के पास ही जानी है, तो फिर नील गायें चर लें तो क्या? वस्तुतः लगातार शोषण ने हल्कू को अपनी ही मेहनत से उपजाई फसल से उदासीन बना दिया है। इसलिए उसकी मुख्य चिंता सर्दी से बचने की हो जाती है, फसल को बचाने की नहीं। यही कारण है कि वह अपनी पत्नी के यह कहने पर कि अब मजूरी करके माल गुजारी चुकानी पड़ेगी, तो वह कहता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। और इस तरह है यह कहानी किसानों के लगातार शोषण से बदलती उनकी मानसिकता का अत्यंत हृदय विदारक परंतु यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। मित्रों, कहानी के आरंभ में मुन्नी ने कहा था कि तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? तब हल्कू चुप लगा गया था। कहानी के अंत में हल्कू के चेहरे की प्रसन्नता बताती है कि वह खेती छोड़ देता है। उसे मजदूरी करके मालगुजारी भरना गंवारा है, पर खेती करना नहीं। एक रात की ठंड ने एक किसान के नजरिए को बदल डाला।
खेती करने के साथ जो यातना जुड़ी है, उसने उसे मजदूर बनने को विवश किया। किसान से मजदूर बनने की प्रक्रिया की कहानी है फूस की रात। अन्नदाता किसान खेती करते हुए समाज में प्रतिष्ठा को बरकरार रखने की बजाय मजदूर होना पसंद करता है। कहानी के अंत से इसके आरंभ का रिश्ता भी जुड़ जाता है। कहानी के प्रारंभ में सहना के आगमन का परिणाम हल्कू के खेती करना छोड़ने के फैसले में होता है। सहना पूरी कहानी में अनुपस्थित रहकर भी उपस्थित रहता है। यह अनुपस्थित की उपस्थिति है। प्रेमचंद ने फूस की रात में जिस तरह परिवेश की रचना की है, वह किसान जीवन की बारीकी को समझने का फल है। आर्थिक स्थिति मर्जाद की चेतना को बदलने में कामयाब होती है। यह कहानी इसका कलात्मक चित्रण करती है। मित्रों, फूस की रात किसान जीवन की कहानी है। इस कहानी में किसान परिवार की स्थिति का प्रामाणिक चित्रण है। यह सीमांत किसान की कहानी है जो खेती के साथ साथ मजदूरी भी करता है, और ढांचा ऐसा है कि वह किसान से मजदूर बनने को अभिशप्त है। उसकी किसानी पर पानी फिर जाता है। किसान की बेबसी और व्यथा इस कहानी के जरिए मालूम होती है कि आखिरकार वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो किसान को उसका मूल पेशा छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस कहानी को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि जब किसी व्यक्ति के मेहनत की वाजिब कीमत नहीं मिलती, तो धीरे-धीरे उसके मन में बेगानेपन का भाव घर करने लगता है। हल्कू पराधीन भारत के किसानों का ऐसा प्रतिनिधि चरित्र है जो अपनी खेती को बचाने में असफल साबित होता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए पराधीन भारत में किसानों की हालत का संवेदनात्मक चित्र खींचा है। यह कहानी अपनी कलात्मकता के साथ एक किसान के जीवन की मार्मिक तस्वीर प्रस्तुत करती है। किसान से मजदूर बनने की यातना को हल्कू स्वीकार करता है। इस यातना यात्रा की कथा है फूस की रात। तो मित्रों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी फूस की रात। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।